नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कमेंट करना वो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं बात करूंगा बिहार की राजनीति की, बात करूंगा बीजेपी के अंदर दो गुटों में चल रहे लड़ाई की। 12 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ था और उसमें सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी अपने ही दूसरे सांसद, पूर्व सांसद संजीव बालियान को हरा करके सचिव पद का चुनाव जीत गए थे। 1295 मतदाता हैं इसके, सांसद और पूर्व सांसद। इसमें सदस्यता लेनी होती है, ऑटोमेटिक आप इसके सदस्य नहीं होते हैं, प्रेस क्लब की तरह है ये। और रूडी को जो है 392 के आसपास वोट मिले थे और 102 वोटों से उन्होंने संजीव बालियान को हराया था। इसमें कोई खास बात नहीं है, इसके पहले भी रामनाथ कोविंद से लेकर के और भी नेता जो है एक ही पार्टी के लड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार 12 अगस्त को जो चुनाव हुआ था वो उसको ऐसा रूप दे दिया गया जैसे कि बहुत बड़ा चुनाव, और उसी हिसाब से लड़ाई भी हुई। राजीव प्रताप रूडी लगभग 25 साल से उसके सचिव हैं और उन्होंने काम भी किया है। तो कहा यह जाता है कि निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के ही विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने पूरी व्यूह रचना की और संजीव बालियान को चुनाव लड़ाया गया कि राजीव प्रताप रूडी को बाहर करो, और इसे उसी रूप में प्रचारित किया गया। एक और बात प्रचारित की गई कि ये जो है, जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है या आधिकारिक, वो संजीव बालियान है, राजीव प्रताप रूडी नहीं। ऐसा क्यों किया गया? पार्टी में जो है जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसकी वजह से। खैर, ये चुनाव वो जीत जाते हैं राजीव प्रताप रूडी, और इस चुनाव में जाति लामबंदी भी हुई। और खास बात ये रही कि रूडी को जो है विपक्ष का भी साथ मिला और सत्ता पक्ष के भी एक गुट का साथ मिला। तो ऐसा लगा जैसे कि जो आधिकारिक उम्मीदवार था वो हार गया। संदेश यही गया, क्योंकि निशिकांत दुबे पार्टी ने जो गुट है वो ये प्रचारित किया कि वोट डालने के लिए जेपी नड्डा और अमित शाह भी पहुंचे थे कि ये लोग तो इनके संजीव बालियान के साथ है। हालांकि रूडी की दावा ये है कि उन्होंने हमें वोट किया, हम भी उनके लगातार संपर्क में हैं। रूडी जो है इस चुनाव को लेकर के, या यूं ही कह ले चुनाव से इतर, राहुल गांधी से भी चुनाव लड़ने से पहले और जीत के बाद भी बातचीत करते नजर आए थे। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। सोनिया गांधी भी इसमें वोट देने पहुंची थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे, तमाम बड़े नेता पहुंचे थे, इसीलिए ये काफ़ी हाईलाइट हो गया। खैर, अब वो चुनाव हो गया, लगभग उस चुनाव को 1 महीना होने को है। अचानक जो है राजीव प्रताप रूडी के कई इंटरव्यू आते हैं और उसमें घुमा फिरा करके बिहार की राजनीति, SIR, इस सब पे बात होती है, लेकिन फिर आ जाते हैं उसी क्लब के चुनाव पे। और एक न्यूज लॉन्ड्री से बातचीत करते हुए उन्होंने, जब उनसे सवाल पूछा जाता है निशिकांत दुबे को लेकर के इशारों ही इशारों में, तो नाम नहीं लेते हैं, लेकिन तब तक जो है ये सामने से पत्रकार बोलते हैं कि आप निशिकांत दुबे की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आपको कैसे पता चला? हाँ, वो दुबे ही है। तब खैर खुल करके नाम आ गया कि निशिकांत दुबे। एंड टीम जो है लॉबिंग कर रही थी संजीव बालियान के लिए। यहाँ तक कोई बुराई नहीं है, एक पार्टी के अंदर भी चुनाव हो जाता है, लेकिन सवाल ये है कि राजीव प्रताप रूडी अब एक के बाद एक इंटरव्यू में क्यों ये इतनी बातें बोल रहे हैं? क्योंकि अब तो बात आई गई हो गई थी। उस दौरान एक और बात हुई थी। एक तरफ से ये संदेश देने की कोशिश हुई कि आधिकारिक उम्मीदवार संजीव बालियान थे, बेशक वो हार गए और अमित शाह और जेपी नड्डा का समर्थन उनके लिए था। तो दूसरी तरफ से ये भी मैसेज देने की कोशिश हुई थी कि इस चुनाव में राजनाथ सिंह और CM योगी दोनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और बारीकी से जो है नज़र रखे हुए थे। तब तो इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा था, बात समझ में नहीं आई थी। समझ में आई थी कि कहीं ना कहीं ठाकुरवाद है और यही मैसेज देने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब बात एकदम खुल के समझ में आ गई है। क्यों? क्योंकि राजीव प्रताप रूडी ये कहने में हिचक नहीं रहे हैं कि अब जो बिहार का ये चुनाव है ये टर्निंग पॉइंट है
और यहाँ से बिहार अलग अंदाज में नजर आएगा। और जैसे हर जातियों के समाज के नेता हैं, वैसे ही जो राजपूत समाज है उसका वो नेतृत्व करेंगे। वो कहने में जरा भी हिचक नहीं रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो और नेताओं के होर्डिंग्स और सब कुछ मिलता है, लेकिन कोई इस राजपूत समाज का नहीं मिलता है, संगा का नहीं मिलता है। राणा संगा के बारे में बोल रहे हैं और वो नेतृत्व ये देंगे, ये वो दावा करते हैं और गांव-गांव घूमेंगे। तो क्या लगता है कि उन्होंने ये अनायास ही बात बोल दी? राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ का नाम उस समय अनायास ही जोड़ा गया था? नहीं। दरअसल है क्या कि एक लामबंदी चल रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राजपूत विधायकों की बैठक हुई थी, अभी हाल के दिनों में 1 महीने का अंदर ही। और भी उसके बाद ब्राह्मणों की भी बैठक हुई, कुर्मियों की हुई, लोध की हुई, सारी जातियों की अलग-अलग बैठकें हुई। तो बताया ही जाता है कि जो राजपूत विधायकों की बैठक हुई थी, वो तो हुई थी एक पारिवारिक आयोजन के बहाने, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें रखी गई थी। उसमें जो अयोध्या का ट्रस्ट है, उसमें प्रतिनिधित्व की बात, उसमें जो है अपना जो अधिकार है वो लेने की बात, क्योंकि जाति लामबंदी काफ़ी होने लगी है। तो ऐसा ना हो कि राजपूतों का टिकट कट जाए या कम टिकट मिले, तो वो एक तरह से हिस्सेदारी को लेकर के उसमें डिस्कशन हुआ था। अब जो है बिहार में भी यही बात वो कर रहे हैं कि 9% 9 से 10% सवर्ण है, जिसमें कि 3.65 ब्राह्मण हैं, 3.45 राजपूत हैं और 2.65 या 85 के आसपास भूमिहार हैं। लगभग 10% ये बैठते हैं। तो हुआ मंडल और कमंडल की राजनीति के बाद क्या हुआ? जो पिछड़े हैं, दलित पहले से ही आ रहे थे, लेकिन दलितों का भी उभार हुआ और पिछड़ों का भी उभार हुआ। तो मंडल और कमंडल की राजनीति, खास तौर से मंडल की राजनीति ने पिछड़ों और को उभारा और जगह जगह पर उनके मुख्यमंत्री बने। उसमें जो है जो राजपूत और ब्राह्मण और सवर्ण जो थे, वो कहीं ना कहीं पीछे चले गए। वो उनके अंदर टीस है कि हम कितने परसेंट हैं, 10% है कि कितने हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो टीस है कि सवर्णों का कोई खैरो ख्वाह नहीं है। अच्छा, अब जरा राजपूतों के प्रतिनिधित्व की तरफ देखिए। केंद्र में तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं ही। यहाँ उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है, उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड में। ऐसे ही कई जगह पे देखेंगे तो राजपूतों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। लेकिन उन्हें लग रहा है कि यदि अब आपने अपनी आवाज बुलंद नहीं की, एकजुटता नहीं बनाई, संगठित नहीं रहे, तो और भी अधिकार छिन जाएगा। और अब राजीव प्रताप रूडी कुछ भी दावा कर लें कि अमित शाह या जेपी नड्डा से उनकी बात हो रही थी और उनका वोट उनको मिला, लगता नहीं है ऐसा। क्योंकि ये पीएम मोदी का जो पहला मंत्रिमंडल बना था, उसमें कौशल विकास मंत्री थे, लेकिन बीच में ही वो पद छोड़े थे। तो माना ही जाता है कि इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं है और ये छात्र जीवन से राजनीति में है। और पायलट भी हैं, कमर्शियल पायलट तो बहुत लोग होंगे, ये जेट भी उड़ाते हैं और पढ़े लिखे हैं, सोबर हैं। 90 से चुनावी राजनीति में कूदते हैं। जब पहली बार वो विधायक बने थे, उसके बाद 96 में पहली बार ये सांसद बने हैं और फिर 99 में बने और 2004 का चुनाव हारे और उसके बाद फिर ये 3 चुनाव और जीते हैं। कुल 7 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, एक बार राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। कहते हैं कि 40 साल मुझे राजनीति में हो गया। तो अब उन्हें ये लग रहा है, 62-63 साल की उम्र हो गई, कि अब चुप रहने से क्या फायदा, बहुत हो चुका, 7 चुनाव जीत चुके। यदि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नाराज भी होता है तो उसको भी तो चाहिए कि प्रभाव वाला आदमी, बात को समझिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह गोंडा में को केंद्रीय नेतृत्व कितना लाइक करता है, खास तौर से महिला पहलवानों का जब केस हुआ था तो क्या किया गया, नाराजगी होते हुए भी कि आपकी वजह से नुकसान हो सकता है, उनके बेटे को एमपी का टिकट दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह न सिर्फ गोंडा बल्कि आसपास की 10-5 सीटों पर प्रभाव रखते हैं और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 25-30 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस जाति का या जिस नेता का अपना प्रभाव होगा, उनका एक वोट बैंक होगा, वो आप नाराज रहें या खुश रहें, इस लोकतंत्र में जिसको अरस्तु ने भीड़ तंत्र कहा था, यानी कि जिसके हाथ में वोट होगा उसको
साध करके आपको चलना पड़ेगा, चाहे वो उसकी छवि कैसी भी हो। बृजभूषण शरण सिंह की छवि कोई बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन साध के चलते हैं। बीजेपी ने कभी डीपी यादव को भी साध के चला, उसको उनको अपने साथ जोड़ा। मुलायम सिंह यादव को हराने के लिए बीजेपी ने संभल से किसको टिकट दिया? डीपी यादव को टिकट दिया था, बीजेपी का उम्मीदवार बनाया था। और डीपी यादव मुलायम सिंह पे भारी पड़ने लगे थे। वो तो कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी, इसलिए मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि जीत गए थे, अन्यथा तो डीपी यादव ने उनको हरा दिया था एक तरह से। तो डीपी यादव तो उसमें माफिया डॉन की इमेज थी। बृजभूषण शरण सिंह की इमेज कैसी है बताने की जरूरत नहीं, उनकी भी इमेज ऐसी ही है, फिर भी आप उनको साध के चलते हैं। तो राजीव प्रताप रूडी जो राणा सांगा का नाम ले रहे हैं, राजपूत समाज के लिए खुल करके बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ उन्हें नेतृत्व की जरूरत है और वो नेतृत्व हम देंगे। सोशल मीडिया पे चले जाइए, क्षत्रिय शौर्य, राजपूत शौर्य के नाम से राजीव प्रताप रूडी का बाकायदे इनके समर्थक प्रचार कर रहे हैं और खुल करके वो अपने जाति को लेकर के और समाज को लेकर के आगे आ चुके हैं। अभी लोकसभा चुनाव तो होना नहीं है, लोकसभा चुनाव तो बिहार चुनाव के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखा जाएगा कि कौन पार्टी, चूंकि बैसाखी की सरकार है तो इसलिए लगता है कि बीच में भी चुनाव हो सकता है। तब तक वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से अपने को एक बिहार में एक राजपूत लीडर के रूप में और ज्यादा स्टेब्लिश करे। ऐसा नहीं है कि अभी प्रभाव नहीं है, प्रभाव है। लालू प्रसाद यादव को छोड़ करके बाकी लालू के परिवार को, राबड़ी देवी से लेकर के उनकी बेटी तक को, सबको वो हरा चुके हैं और सारण में उनकी जमीन मजबूत है। लेकिन वो इससे आगे बढ़ना चाहते हैं और लीड करना चाहते हैं और इस बात से अब वो डर नहीं रहे कि कौन मुझसे नाराज होगा और कौन खुश होगा, क्योंकि जो कांग्रेस और विपक्ष के अन्य नेताओं को जोड़ करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीता, वो उसका भी अपना एक मैसेज है कि सभी दलों में उनके अच्छे रिलेशन है और पर्टिकुलरली राहुल गांधी के संपर्क में आना, तो वो भी अब दांव पे पूरा जो जानते हैं 40 साल की राजनीति में उन्होंने सीखा है उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने चुनाव के ऐन मौके पर ये वार शुरू किया है।